साथी लोग जो लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू हितेश भाई। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मैं सबका आज के सेशन में वेलकम करता हूं। और खासकर उन साथियों का जो आज पहली बार जूम पे आए हैं। मेरे ख्याल से मैं देखता हूं कि पिछले सेशन जब हमारे हुए हैं तो बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, तो आज काफी संख्या में लगभग 40+ लोग हैं। तो हितेश भाई, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आज के सेशन में इनवाइट किया। और एक बार मुझे करेक्ट कर दें कि मेरी आवाज, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? सर आपकी वॉइस एकदम परफेक्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो जैसा अभी हितेश भाई बता रहे थे, और मुझे लगा हितेश भाई जितना परिचय मेरा इन्होंने दिया है और जितनी बातें इन्होंने बताई हैं, और रियल में ऐसा ही है कि व्यक्ति जब जीवन में कुछ करना चाहे तो वो ट्रैवल ज्यादा करता है। तो मैं छोटा सा मेरा इंट्रो दूं, मेरा नाम कुलदीप जांगिड है और मैं हरियाणा एनसीआर जो रीजन पड़ता है वहाँ पे एक जगह है नारनौल का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट में एजुकेशन क्वालिफाई किया, टीचिंग लाइन में मैं रहा। और जब प्राइवेट जॉब आप टीचिंग में करते हो तो कहीं ना कहीं जा करके आपको लगता है कि कम पैसे की वजह से आप दूसरे स्कोप ढूंढते हो। तो मैंने टीचिंग के बाद कुछ साइड के बिजनेस चालू किए और सेल्स मार्केटिंग के काफी एक दो काम मैंने किए। और 2012 में मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। और हमारे एनसीआर में कुछ डेवलपर हैं, एक दो ग्रुप में उनके साथ काम किया, उनके साथ एसोसिएट हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, फादर साहब मेरे आर्मी में थे, आज इस दुनिया में नहीं है। हम दो भाई, दो बहनें, एक मैं अकेला भाई हूँ। तो एक छोटी सी एक फैमिली है। और आज पिछले एक सवा साल हो गया, हितेश भाई जो अभी बता रहे थे, मुझे भी राजीव सर का कॉल आया कि आपको एक बार आना है और एक बार अपना प्रोजेक्ट देखना है। तो जब मैं धोलेरा जो नाम है, ये मैं 2011 और 12 में जब रियल स्टेट एनसीआर दिल्ली में करता था तो मैं सुना था, जानता था कि एक ऐसे एक डीएमआईसी का प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और उसमें काफी शहर डेवलप होने हैं। जो व्यक्ति जब जहाँ काम करता है वो उसकी नॉलेज ज्यादा रखता है। तो मैं उस समय हमारे यहाँ पे मानेसर और भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैं भिवाड़ी कुशकेड़ा जो है यहाँ काम कर रहा था। तो मुझे यहाँ की नॉलेज थी। डीएमआईसी में आगे क्या होना है, कौन कौन से शहर डेवलप होने हैं, हमें करेक्ट नॉलेज देने वाला नहीं होता, क्योंकि हम एक सराउंडिंग, एक जगह ही, एक ऑफिस तक सीमित हो जाते हैं। तो मैं मेरे डेवलपर के साथ यहाँ पे काम कर रहा था। और 2016 में जब रिसेशन आया हमारे यहाँ एनसीआर में, और ग्रुप हाउसिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे गुड़गांव में जब शुरू हुई, तो सराउंडिंग का जो एरिया है वहां पे इन्वेस्टर जाने बंद किए। तो धीरे धीरे ये चीजें चालू हुई। लॉकडाउन के दौरान मुझे धोलेरा के बारे में जानने को मिला और मिरिक के बारे में जानने को मिला। और जब मैं पहली बार जब धोलेरा गया था तो हितेश भाई वहां थे। तो वो तो बातें आपको बता रहे थे कि कैसे हमारी मुलाकात हुई हितेश जी की। मैं भी हितेश जी को पहली बार उस दिन मिला था, उन्होंने अच्छी विजिट कराई। और थैंक यू हितेश भाई, आप लोगों ने जो चीजें बताई तो जिसकी वजह से हम चल पाए। और आज कंपनी के साथ हम एसोसिएट होके बड़ा खुश हैं। जीवन में जो एक व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम और एक बड़ा काम करना, एक बड़ी टीम को लीड करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा काम करना, वो प्लेटफॉर्म हमें मिरिक ने दिया। तो मेरा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस मैं दे पाऊं अच्छे प्लेटफॉर्म को, तो वो मैं देने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए बस वही है कि दिन रात मेहनत करना, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ शहरों में जाके इन्वेस्टर से मीटिंग करना, वो काम जारी है। तो धोलेरा क्या है, धोलेरा के बारे में क्यों लोग आकर्षित हो रहे हैं, धोलेरा के बारे में क्यों लोग, आज इंडिया का सबसे बड़ा हॉट मार्केट कोई है वो धोलेरा है। तो धोलेरा का रीजन क्या है? बहुत से शहर बने हैं, आपका बेंगलोर बना है, दिल्ली, पुणे, गुड़गांव, बहुत से ऐसे शहर डेवलप हुए। बट धोलेरा जितना पॉपुलर हुआ शायद वो शहर इतने पॉपुलर नहीं हुए। ये शहर डेवलप होने के बाद मार्केट में आए तो लोगों को पता लगा कि ये शहर ऐसे है और रियल एस्टेट बढ़ा। बट आज आधुनिक शहरों की हम बात करते हैं तो वो इंडिया के अंदर धोलेरा है। तो हम बात करते हैं धोलेरा की थोड़ी डिटेल से। तो मैं सर चाहूंगा कि एक बार हम धोलेरा की अवेयरनेस
कि अपना आप जारी करें। पीपीटी अब होगी आपके पास। तो सर शेयर करूं मैं इधर से? मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होता है, मैं देखता हूँ। आप शेयर कर दें। ओके सर, मैं शेयर करता हूँ सर। तो जिस चीज को हम काम में लेने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में हम करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी हो, तो हमें पहले धोलेरा समझना होगा कि भाई धोलेरा ही क्यों करना है। तो अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हितेश जी। 1 मिनट, शेयर कर रहा हूँ। सर आपको स्क्रीन दिख रही है? जी 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 जी। ओके सर। इसको फिट स्क्रीन कर दीजिए। जी सर। अभी सर फुल स्क्रीन दिख रही है? नहीं, पूरा नहीं आ रहा। पूरा 1 मिनट सर। अब आ गया। जस्ट अ मिनट। डन 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 डन। ओके सर। थैंक यू हितेश जी। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं कि अबाउट धोलेरा। एंड इस सेशन का नाम है धोलेरा अवेयरनेस, जो हम अभी से जूम पर कर रहे हैं। मिरिक इंफ्राटेक अपनी जो एसोसिएट कंपनी है जिसमें अपन काम काज करते हैं, उसका नाम है मिरिक। और मिरिक के बारे में डिटेल की बातें अपन आगे करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन एक बार स्लाइड पे लेके आते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। किसी भी व्यक्ति को अगर हम कहें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में वो तीन ही चीजें सोचता है। कि आज लोग क्या समझते हैं कि शेयर बाजार में हम पैसा डालें, गोल्ड में डालें, या रियल स्टेट में डालें। तो सबसे सेफ अगर बात करें वो रियल स्टेट है। और जमीन के बारे में अगर देखें कि वो व्यक्ति देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर लग रही है। किसी भी व्यक्ति को हम जब ये स्क्रीन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये जमीन है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो 95% लोग, या आप जो लोग बैठे हैं, या नया कोई साथी बैठा है जो ऐसी जगह देखता है, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता, नो। कि शायद ऐसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि 95% लोग वो अपने यूजर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अब चीजों को देखते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ तो जमीन पूरी बंजर पड़ी हुई है, ना तो दुकान है, ना कोई मकान है, ना कोई मार्केट है, मैं यहाँ रह कैसे कैसे पाऊंगा। तो वो अपनी जीवन शैली की चीजें तलाशता है। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और 95% लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कारण सिर्फ अनडेवलपमेंट है। तो मैं आपको एक 1990 का, 1990 का फोटो दिखा रहा हूँ। उसको जब हम ये फोटो दिखाते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, तो हर व्यक्ति यहाँ पे हाँ कर देता है। इसलिए हाँ कर देता है कि यहाँ के ऊपर उसको मॉल, बिल्डिंग्स, होटल्स, सारी चीजें दिखाई दे रही। वो सोचता है कि यहाँ पे मैं रह सकता हूँ। तो एज ए यूजर मेंटलिटी के लोग होते हैं 95%, वो इन्वेस्टर नहीं होते हैं। और यहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके बजट से बाहर निकल जाता है।
तो एक बार दोनों फोटो को हम एक साथ देखते हैं तो आपको पता लगेगा नेक्स्ट कि दोनों फोटो एक ही जगह की है। पहली जो तस्वीर आपने देखी वो एक अनडेवलप्ड लैंड था, सेकंड आपको एक डेवलप सिटी दिखाई दे रही है। ये शेख जायद रोड दुबई का फोटो है। ऐसे ही फोटो आपको हर शहर के मिल जाएंगे जो 20-25 साल पहले थे। पहली तस्वीर अनडेवलप्ड लैंड लगती है, यहाँ पे एक आम आदमी इन्वेस्ट नहीं करता, बट एक व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और वो है इन्वेस्टर। उसको जब पता लगता है कि उसको जब ब्रीफिंग करता है कि यहाँ पे ये चीजें डेवलप होनी है, यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, जब वो चीजें देखता है तो वो पैसा इन्वेस्ट करता है। और सेकंड पिक्चर जो आपको दिख रही है एक डेवलप सिटी, यहाँ पे इन्वेस्टर अपना मुनाफा करके बाहर निकलता है और यहाँ पे एक आम आदमी, हर व्यक्ति यहाँ पे आता है। पहले जो लैंड आप देख रहे हैं, पहले जो फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कौड़ियों के भाव जमीन का भाव होगा, लेकिन सेकंड फोटो में आप जब देख रहे हैं कि यहाँ कौड़ियों से करोड़ों के भाव हो चुके हैं। तो कौड़ियों से करोड़ों यानी कि मल्टीप्लाई जो पैसा कमाता है वो इन्वेस्टर कमाता है। यूजर माइंडसेट के लोग कभी पैसा नहीं कमाते, वो हमेशा एक चीज देखेंगे कि मैं यहाँ प्लॉट खरीदूंगा तो बगल में दुकान नहीं है, शोरूम नहीं है, नाई की दुकान, मोची की दुकान, सब्जी कहाँ लाऊंगा, दूध कहाँ से लाऊंगा। उसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का नहीं होता। तो आफ्टर डेवलपमेंट जब वो इन्वेस्ट करने जाता है तो वो इन्वेस्ट नहीं करता। आप देखते होंगे बहुत लोग कहते हैं कि मैंने साहब फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं किया। वो कहता है कि मैंने एक शोरूम में दुकान ले ली, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो एज ए यूजर या रेंटल प्रॉपर्टी परचेज करता है। तो मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट हमेशा बैरल लैंड पे होगा जब जीरो लेवल पे इन्वेस्ट, जीरो लेवल पे जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सिटी का शुरू होता है। तो शेख जायद रोड दुबई है, जो 1990 का फोटो आपको दिखाया है वो दुबई का था। किसी भी शहर को या किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाता है। तो एक कोटेशन है यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सिटी को आगे बढ़ाता है। मेन चीज ये है। नेक्स्ट, आज अगर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। दो शहर होते हैं, एक आम शहर होता है, एक बहुत बड़ा शहर होता है। आम शहर में और बड़े शहर में क्या है कि बड़े शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है। जैसे अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दुबई का पाम जुमेरा। दुबई में रहने की भी जगह नहीं थी, बिल्कुल रेगिस्तान बंजर। 1990 का आपने फोटो देखा था। लेकिन अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये दुबई में एक पूरा 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 टाउन है। यहाँ ये समुद्र के अंदर इन्होंने मिट्टी डाल के तैयार किया है। यहाँ पे लोग कहते हैं भाई मिट्टी पे शहर तैयार होते हैं, लेकिन दुबई ने एक हैरतअंगेज कारनामा किया उनके शेख ने कि मैं समुद्र के अंदर एक ऐसा लैंड तैयार करूं जिसके ऊपर एक पूरा शहर खड़ा हो। तो दुबई का पाम जुमेरा आपने कई बार देखा होगा या इसका गूगल करके देखना वीडियो। इसको तैयार होने में 17 साल लगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसकी जमीन तैयार हुई, इसके पूरा रोड, इंटरनल रोड, इसकी पूरी कनेक्टिविटी, इसके अंदर बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं। यानी कि एक, यानी कि सपने में सोचने वाली चीजें। जब शेख साहब कहते थे दुबई की भाई मैं बंगले होटल बनाऊंगा समुद्र के अंदर, तो 1990 में कोई लोग हाँ नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो, ऐसा कैसे करेंगे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में समुद्र के अंदर ये पूरा टाउन बनाने में $12 बिलियन लगा और 17 साल ये तैयार हुआ, फिर पब्लिकली ओपन हुआ। और ये हैरतअंगेज करना कारनामा करने वाली जो कंपनी है वो हेल्क्रो कंपनी, जिसकी डिजाइनिंग, इसकी मास्टर प्लानिंग की आज हेल्क्रो को हम जेकब्स के नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी ने दुबई का डेवलपमेंट किया, पाम जुमेरा तैयार किया मार्केट में। और 2008 में जब ये कंप्लीट हुआ तो वर्ल्ड में एक और लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है और वो शुरू होता है इंडिया के अंदर। अब आप लोग कहेंगे कि हमने हमेशा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री देखी हैं या आपने दुबई देखा है कि ये डेवलप कैसे हुई? तो वैसा ही एक डेवलपमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चालू होता है और उसकी टाइमलाइन है 2008 से लेकर के 2024। यानी कि जैसा 16-17 साल का जो प्रोजेक्ट था दुबई का, वैसा ये प्रोजेक्ट इंडिया में चालू हुआ। उस प्रोजेक्ट का नाम है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आपने सुना होगा दिल्ली से मुंबई तक एक रोड बन रहा है, ऐसा सुनने में सब लोग जानते हैं। बट ये रोड नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें एग्जिस्टिंग जो शहर है, इंडस्ट्री है, उनको डेवलप किया गया जा रहा है, कनेक्टेड किया जा रहा है, और नए शहर तैयार हो रहे हैं। इस डीएमआईसी को मैनेजमेंट एकॉम करती है यूएसए की, और इसकी जो मास्टर प्लानिंग की है, इसकी जो डिजाइनिंग की है, वो जेकब्स कंपनी ने की है, जिसने दुबई का पाम जुमेरा तैयार किया है। अब डीएमआईसी है क्या, हम इसके डिटेल में अगर जाएं, डीएमआईसी की जो प्रोजेक्ट है, इसको प्लान किया गया यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में। हमने शुरू में बताया कि 2008 में इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट शुरू होता है डीएमआईसी। तो इसकी योजना यूपीए गवर्नमेंट ने की, जब कांग्रेस की सरकार थी। इसमें जो पार्टनर हैं, भारत सरकार और जापान सरकार, दोनों गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लीड करती है, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये, 50-50% का। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो $90 बिलियन। दुबई का पाम जो मेरे गए थी $12 बिलियन, इसकी $90 बिलियन, यानी कि उससे भी 8 गुना बड़ा प्रोजेक्ट ये डीएमआईसी है। अब ये क्यों बना गया, इसका रीजन क्या था, कहाँ का तक जाएगा? ये 6 स्टेटों को इम्पेक्ट करेगा। हम अपने यूपी, दिल्ली एनसीआर में एक जगह है दादरी, वहां से शुरू होता है यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। 1480 किलोमीटर का पूरा ये रीजन डेवलप होगा। लेफ्ट राइट 60-60 किलोमीटर, तो ये पूरा रीजन 6 स्टेटों को इम्पेक्ट कर रहा है। इसकी नेक्स्ट, इसको बनाने का रीजन क्या रहा, कि भाई ये डीएमआईसी क्यों तैयार किया जाए? तो 2008 में जब इसकी प्लानिंग की थी, उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो 4.7% थी, और हम जीडीपी में बहुत पीछे थे। तो ग्रोथ के लिए, जीडीपी भारत की ग्रोथ में आए, 10% तक डबल डिजिट में जाए, तो उसकी पूरी प्लानिंग ये डीएमआईसी उसका आधार है। तो भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्लानिंग हुई थी 2008 में। अब बात करते हैं कि भाई इस कॉरिडोर से जीडीपी कैसे बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ने डायरेक्टली इफेक्ट दो चीजें करती हैं, वो पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड प्रोडक्शन। डीएमआईसी में दोनों ही पार्ट हैं। इस डीएमआईसी में ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया गया है, पूरा इम्पैक्ट जीडीपी में ट्रांसपोर्टेशन का होता है। सेकंड प्रोडक्शन हाउसेज का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों फैक्टर हैं। अब डीएमआईसी में चारों जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, पहला है रोड, रेल, एयर, सी। तो हम रोड का डिस्कस करते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन में आपको बताया गया था कि डीएमआईसी 24 में तैयार होना है इस कॉरिडोर। तो आज 24 में हम बात कर रहे हैं, 2024 में। तो आज रोड तैयार कर दिया गया है। 8 लेन का एक्सप्रेसवे दादरी नोएडा से चालू होता है, और जीएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई तक इसे तैयार किया गया है। और आज ऑपरेट हो चुका है ये सोना हरियाणा से लेकर के आपके दौसा राजस्थान तक। ये गुड़गांव के पास है सोना, गुड़गांव में। 4 लेन ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर इस एक्सप्रेसवे के अंदर है। हर 40 किलोमीटर पे इसमें रेस्टोरेंट, होटल, सीएनजी पंप, रेस्ट एरिया ये तैयार किए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर हर 100 किलोमीटर पे 50-100 बेड का तैयार किया गया है। हेलीपैड, आप इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन में, रोड के बाद आता है रेल। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। बट हमारा ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ा, घाटे में भी रेल ही चलता है। कारण क्या है? मैं अपने अगर कारण बताऊं, जो डीएमआईसी ने इसको सोच के बनाया भी, कि हमारा रेलवे नेटवर्क बंदरगांव से नहीं जुड़ा हुआ था। दूसरा, जो रेलवे नेटवर्क है वो उसमें सारा पैसेंजर का ही काम होता था, सोशल सर्विस में काम आता था, कमर्शियल का काम बहुत कम था। इंडस्ट्रियों से जुड़ा हुआ नहीं था हमारा रेलवे नेटवर्क। और जो रेल था वो माल भाड़े के बजाय सवारियों में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था, जिससे घाटे में रहते थे। अब इस डीएमआईसी में रेल का जो तैयार किया गया है, इन्होंने एक नया फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर दिया। आज जो पैसेंजर ट्रैक था उससे एक नया ट्रैक, अलग ट्रैक डाला गया, हैवी ड्यूटी ट्रैक बनाया गया है। डबल कैपेसिटी आज इस ट्रैक की हो गई है। डायरेक्ट जीएन पोर्ट बंदरगाह तक इसे जोड़ा जा रहा है। पालनपुर गुजरात से यूपी दादरी तक ये ऑपरेट भी हो चुका है। इसमें हर जगह पे कंटेनर डिपो बनाए गए हैं, हर स्टेट के अंदर। उन कंटेनर डिपो से पुरानी इंडस्ट्री एरिया को जोड़ा भी गया है। तो आप देखते हैं कि ये फ्रेट कॉरिडोर, फास्ट मूवमेंट आने से रेल की कंपनियों के आप शेयर देख सकते हैं कि कितने बड़े हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रेट कॉरिडोर एक आधारभूत ढांचा है इस डीएमआईसी में। आज जो ट्रैक बनाया गया है ये डबल कैपेसिटी का है। 750 मीटर की ट्रेन पहले चलती थी, आज 1500 मीटर का ट्रेन इस पे चलता है। डबल डबल कंटेनर इसके ऊपर आते हैं। तो डबल कैपेसिटी आज हमारे ट्रांसपोर्टेशन की हुई है। जो माल हमें 4 दिन में चाहिए था, 2 दिन में अवेलेबल हो रहा है। तीसरी है कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन में एयर की, एयरपोर्ट। अब इस डीएमआईसी के अंदर एयरपोर्ट भी किस किस स्टेट को दिया जाए। हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, 6 स्टेट है। तो इनमें कंट्रीब्यूशन काउंटर किया गया कि भाई जिस स्टेट की जीडीपी सबसे ज्यादा है उस स्टेट को हम देंगे। तो इंडिया की 8.3% जीडीपी इस स्टेट की आती है। जो स्टेट सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग करता है उस स्टेट में हम कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाएंगे। तो 40% इंडिया का कार्गो हैंडलिंग ये स्टेट करता है, 20% एक्सपोर्ट ये स्टेट करता है, और लगभग 21% इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस स्टेट की है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये परसेंटेज है कि सबसे बेस्ट वॉल्यूम जो आता है वो गुजरात का आता है। आज इंडिया की जीडीपी का 8% भागीदारी गुजरात की है। 40% कार्गो हैंडलिंग गुजरात करता है। अगर 100 कंटेनर बाहर जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट, तो 20 कंटेनर गुजरात से निकलते हैं। 21% इन्वेस्टमेंट गुजरात की है। तो फाइनल किया गया कि इस कॉरिडोर में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात में ही लगाएंगे। अगला है सी पोर्ट। तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन काउंटर नहीं किया गया, क्योंकि सी पोर्ट जो इस कॉरिडोर में है वो कोस्टल बाउंड्री स्टेट में ही लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र दो कोस्टल बाउंड्री स्टेट है जहां समुद्र की सीमा लगती है। तो बम्बई तक तो इस कॉरिडोर को जोड़ा गया है, और उसके बीच में कोई जगह नहीं थी, तो फाइनल किया गया कि गुजरात में एक नया सी पोर्ट बनाया जाए। अब चारों की चारों कनेक्टिविटी इस कॉरिडोर की, आपको पता होगा, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र सभी में रोड की मिली, सभी को आपको फ्रेट कॉरिडोर का नेटवर्क मिला। बट सी पोर्ट और एयरपोर्ट गुजरात में दो एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 4 कनेक्टिविटी डीएमआईसी की सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, गुजरात में। तो इम्पोर्टेंट स्टेट गुजरात इसमें होता है। और गुजरात में कहाँ मिलती हैं, वो जगह है धोलेरा। चारों के चारों ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी धोलेरा में मिलती है। धोलेरा वो रीजन है, और इसलिए इसे एक प्लेन लैंड के ऊपर तैयार किया कि एक नया इंडस्ट्रियल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी तैयार किया जाए। आज ये आपके सामने है। आगे धोलेरा की हम डिटेल करते हैं कि भाई अब तक पता लगा भी डीएमआईसी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चारों कनेक्टिविटी आती है। धोलेरा में पहुंचे हैं, तो धोलेरा में कैसे पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी की बात करें। अहमदाबाद से ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है, भावनगर रोड पे। तो अगर साउथ से आएंगे सूरत वडोदरा से, तो 130 किलोमीटर है। भावनगर यहाँ से 65 किलोमीटर है। राजकोट से आते हैं तो 170 किलोमीटर है। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, इसके भी सेंटर में ये आपका धोलेरा पड़ता है। धोलेरा की कनेक्टिविटी है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि धोलेरा का जो मास्टर प्लान है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पूरी टाउन प्लानिंग इस शहर की गई। टोटल एसआईआर एरिया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एरिया, 920 स्क्वायर किलोमीटर में धोलेरा डेवलप हो रहा है। 2015, 26 जनवरी 2015 में धोलेरा को, जो एक गांव था, उसे 33 गांव को कंबाइंड करके एक तहसील बना दिया जाता। 33 गांव को शामिल करके इस तहसील में 22 गांव में ऐसा एक्ट लगाया जाता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का। और 11 गांव ओपन है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो 22 गांव अंडर डीएसआर है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसकी पूरी टाउन प्लानिंग आ चुकी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये। जिसके अंदर धोलेरा का जो सिटी डेवलपमेंट प्लान है वो 6 टाउनशिप में बटा हुआ है। 6 टाउनशिप टीपी यानी टाउन प्लानिंग। फेज 1 2026 में आपके सामने तैयार हो जाएगा, टीपी 1, टीपी 2, लगभग 153 स्क्वायर किलोमीटर का। सेकेंड फेज आपका 2032 में 127 स्क्वायर किलोमीटर, और फेज थर्ड 2042 में 142 किलोमीटर। यानी कि अब आने वाले 14-15 साल में पूरा शहर तैयार हो जाएगा। इनकी पूरी टाउन प्लानिंग है, ये बिल्कुल ऑपरेट आज है। तो फेज 1 में हम देखें तो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर
जैसे एक सैंपल होता है कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगेंगी, ऐसा मॉडल है, प्लग एंड प्ले मॉडल इन्होंने यहाँ तैयार किया है, वो तैयार कर दिया है। और ये पूरा इस पे स्क्रीन छोटी है तो इस पे दिखाई नहीं देगा कि कितनी परसेंटेज कितना एरिया डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं कि धोलेरा के अंदर 33 गांवों को लेके तहसील ये पूरा शहर बनाया जा रहा है। अब इन 33 गांवों में 22 गांव, 22 विलेज, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में आते हैं। वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है क्या? गुजरात में एक एक्ट है, कानून है, जो 2009 में एलिजिबल किया गया है, उसको उसको लागू किया गया। ऐसा एक्ट है, इसको शॉर्ट भाषा में कहूं तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है बड़ी इंडस्ट्रीज को। हमारे यहाँ पे एमएनसीज या बड़े ग्रुप, बड़े इंडस्ट्रीज को नहीं आते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कोई रूल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल से टाटा को उखाड़ दिया गया। हमारे एनसीआर की हम बात करें, कभी फरीदाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया होता था, उसके बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद अलग गवर्नमेंट आई तो बोलती रोहतक, झज्जर, वो डेवलप करेंगे। तो एक खींचातानी चलती रहती है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, हम हो, जब हम 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बड़ी इंडस्ट्री करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करती है। करोड़ों का बैंक लोन होता है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट के जो लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेफ्टी चाहती है। तो ऐसा एक्ट चाइना के अंदर है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना का संघाई है। संघाई में ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से आज सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब वर्ल्ड का संघाई है। इंडिया में उसी तर्ज पे 2009 में जब मोदी जी सीएम थे, आपने पता है कि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल करा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जब उस समय वहां पे मोदी जी थे, उन्होंने 2009 में यहाँ पे ऐसा एक्ट लागू किया। 2016 में इसे अमेंडमेंट किया गया धोलेरा के लिए। आज धोलेरा SIR जोन है, भारत का पहला शहर गुजरात में बन रहा है। पहला SIR के तहत जो तैयार हो रहा है वो धोलेरा हो रहा है। तो सेम वही है। अब बात करें कि हम धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे, वो बात अलग है। ये जानकारी हम क्यों ले रहे हैं? ये जानकारी ले रहे हैं इसलिए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं धोलेरा में, क्या एप्रिसिएशन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर हम धोलेरा में करते हैं तो वहां पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि प्लॉट का, लैंड का रेट, बहुत प्राइस हाई होगा। तो हम एक एस्टिमेटेड ग्रोथ, गारंटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं कि 10 टाइम इन 10 ईयर, 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। तो गारंटेड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है। आप स्क्रीन पे देखेंगे, अगर धोलेरा में आप इन्वेस्टमेंट आज हम करते हैं तो उसके पीछे है रेट बढ़ने का कारण धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लार्जेस्ट कार्गो और पैसेंजर एयरपोर्ट है इंडिया का, और इंडिया का ही नहीं, एशिया का। एशिया में 48 कंट्रीज आती हैं, जिसके अंदर 48 कंट्रियों में ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है जितना बड़ा धोलेरा का बन रहा है। ये पैसेंजर और कार्गो दोनों टर्मिनल रहेंगे। 2026 में ये ऑपरेट इसका शुरू हो जाएगा। और जब ये ऑपरेट होगा तो सराउंडिंग के रेट, प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे। आज आपको पता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई है, ये पैसेंजर में आते हैं। हमारा कार्गो का काम, अगर लॉजिस्टिक का काम देखें, कोई एयरपोर्ट नहीं है तो धोलेरा का बन रहा है। और इस एयरपोर्ट को 26 में जब ये ऑपरेट हो जाएगा, आसपास के रेट बढ़ेंगे। कारण क्या है? आज दिल्ली मुंबई का भाव 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख के हैं। तो धोलेरा में आज जो प्रॉपर्टी हमें 6,000 रुपये गज, 7,000 रुपये गज जो मिल रही है, यही रेट अगर 10 गुना की बात करें तो 50, 60, 70 हजार 10 साल में हो जाएंगे, जो हम मिनिमम बोलते हैं। मल्टीप्लाई तो बहुत ज्यादा होगा, वो अलग बात है। गारंटीड रिटर्न अगर मैं बोलता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वसनीयता के तौर पे, तो 60,000 का भाव, 70,000 का भाव तो ये धोलेरा का एयरपोर्ट ही कर देगा, मिनिमम बोला जा रहा है। तो एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। आज साइट पे हम जाते हैं तो काम बड़े तेज गति से चल रहा है। नेक्स्ट, वहां पे जो इंडस्ट्री अब आ रही है, कि भाई इंडस्ट्री कौन कौन सी आई है, तो वहां पे एक इंडस्ट्री है MRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, या मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च ऑपरेशन भी बोल सकते हो। वर्ल्ड में दो ही कंपनी है जो हवाई जहाज बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है, और उनका नाम है एयरबस एंड बोइंग। इनकी जो MRO है वो रशिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, 4 जगह है। पांचवी कंट्री ये जो इंडिया है,
धोलेरा के अंदर इन्होंने अपना एमआरओ सेटअप लिया है। पूरा एविएशन जोन यहाँ पे तैयार हो रहा है, जिसके अंदर एयर